इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो पहले देखिए वो रिपोर्ट और फिर डिबेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर त्योहार को बेहतर ढंग से मनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से त्योहारों पर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। गोवर्धन पूजा पर भी पूरे प्रदेश में शानदार आयोजन हुए। भोपाल में रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गोवंश पालने वालों को क्रेडिट देने सहित कई बड़ी घोषणाएं की। दूध उत्पादन पर सरकार ज्यादा बोनस देगी। गाय के लिए चालू होगी गो एम्बुलेंस। हर नगरीय निकाय में खुलेगी गौशाला। 5,000 से 10,000 क्षमता वाली गौशाला खुलेगी। गाय अब कांजी हाउस में नहीं रहेगी। गोकशी के मामले में 7 साल की सजा होगी। गोपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। 20 रुपए प्रति गाय मिलने वाला अनुदान 40 रुपए किया। 10 से ज्यादा गाय पालने वालों को मिलेगा ज्यादा अनुदान। गाय पालने वाले किसानों का भी बनेगा क्रेडिट कार्ड। घोषणाओं से साफ है कि मोहन सरकार गौवंश और गोपालकों के भविष्य को लेकर चिंतित है। मध्य प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं की संख्या बढ़े, गौशालाओं पे अनुदान हम बढ़ा रहे हैं। छाया की, पीने के पानी के सारे प्रबंध करके खास करके किसानों की आय बढ़ाने में गोवंश का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना ये पशुपालन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से हम लगे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार इस मामले में गंभीर भी है और ठोस कदम उठा रही है। सरकार के गोवर्धन पूजा कराने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। पटवारी ने कहा कि ये कार्यक्रम इवेंट बनकर न रह जाए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में गायों की हालत खराब है। मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, नकारात्मकता नहीं है इसमें। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। इतिहास गवाह है, गाय और गोवंश को लेकर जाने कितनी बार वादे और घोषणाएं हो चुकी हैं। अब मोहन यादव सरकार ने खेती की तरह गोपालन को लाभ का धंधा बनाने की बड़ी पहल की है। अगर सीएम की पहल को अधिकारियों ने अमली जामा पहनाया तो सड़कों पर आवारा घूमने वाले गोवंश की परेशानी खत्म होगी। साथ ही गोपालकों के आर्थिक हालात बेहतर होंगे जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गौवंश के साथ सरकार, गौ पालकों को उपहार। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो उत्तर भारत की पट्टी में बहुत व्यापक तौर पर देखा जाता है। खासतौर से वर्षा के मौसम के आसपास जब सूखी ज़मीन की तलाश में गौवंश से जुड़े हुए मवेशी, जिन्हें उनके पालक अनुत्पादक मानकर छोड़ देते हैं और वो सड़कों को अपना डेरा बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ सड़क सूखी मिल जाती है उनको और वाहनों की आवाजाही से वो सड़क सूखती भी है और गर्मी भी रहती है, जिसकी उन्हें तलाश रहती है। और ये समस्या दोनों तरफ रहती है। एक तरफ से जहाँ गौवंश को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है और वहीं मनुष्य की भी जान संकट में रहती है और कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु होती है। सवाल ये भी है कि आखिर इसको किस तरह से लिया जाए। जब तक हम अपने मवेशियों को कहीं ना कहीं एक ऐसी निरंतरता की व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे जिससे उनसे मिलने वाले जो बाय प्रोडक्ट हैं, चाहे गौमूत्र की हम बात करें या गोबर की बात करें, उसका एक रैशनल तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। और भी सोचा जाना चाहिए। दुनिया के अलग अलग देशों में अगर कुछ किया गया है या वहाँ तो मुझे बहुत संभावना नहीं दिखती है, लेकिन भारत में ही प्राचीन भारत
किस तरह से इस उपयोगिता को लेकर आगे बढ़ता था। जैविक खेती की बात हम बार बार करते हैं, वहाँ गौमूत्र और गोबर की खाद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये समस्या सिर्फ सरकारी अनुदान से हल होने वाली नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि आप उपयोगी समय में ढेर सारे मवेशी पाल लीजिए और जैसे ही उनसे दूध मिलना या फिर वहाँ से आपको लगता है कि अब ये गौवंश हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसको लावारिस छोड़ देना। मंसल न्यूज़ के जो सुलगते सवाल हैं वो देखिए, क्या मुख्यमंत्री की कोशिशों से बदलेंगे गौ पालकों के आर्थिक हालात? दूसरा सवाल है, क्या अधिकारियों की लापरवाही सरकार की मंशा पर पलीता लगाती है? और तीसरा सवाल कि कांग्रेस ये जो सवाल कर रही है कि गायों की चिंता है, क्या महज सियासी तीर है ये, यानी सिर्फ एक पॉलिटिकल तरीके से इसे देखने की कोशिश है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। और साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। जयप्रकाश जी, आप ही से सवाल पहला, कैसे आप देखते हैं कैसे ये हो पाएगा? बहुत अच्छी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं और वो उनकी मंशा और उनकी चिंता को दर्शाती हैं और मुझे लगता है कि गोवर्धन पूजा के मौके पे इससे बेहतर तोहफा कुछ नहीं हो सकता है ग्रामीण भारत के लिए। लेकिन इसमें एक पूरी मानसिकता भी बदलने की ज़रूरत है और उसको कहीं ना कहीं हमारे अर्थतंत्र से भी जोड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, दरअसल पहले से ही अगर आप देखें तो कुछ योजनाएं तो इस बारे में चल रही हैं। 2024-25 का जो बजट था उसमें सरकार ने 250 करोड़ रुपए का प्रोविज़न गायों के लिए, गौशालाओं के लिए किया था। तो एक 250 करोड़ तो उसमें दिखाई देते हैं बजट में, और केंद्र की कई योजनाएं हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। उनमें से एक आचार्य विद्यासागर योजना है जिसमें इंटरेस्ट पर सब्सिडी है 7 साल तक। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें घोषणा मुझे दिखाई देती है वो क्रेडिट कार्ड की, कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को जिस तरह से दिया जाता है उस तरह से पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और दूसरी जो घोषणा एक मुझे दिखाई पड़ती है वो ये कि जो 20 रुपये प्रति गाय का अनुदान जो दिया जाता है गायों के फीड के लिए जी, उसको बढ़ा करके 40 रुपये किया जाएगा। तो अब इसमें एक दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र में भी ये जो योजना है ये गोवर्धन के नाम से एक योजना है और गायों को जो है वो 50 रुपये वो प्रति गाय का अनुदान देते हैं और उनको 230 करोड़ का तकरीबन खर्च आता है। तो वहाँ पर भी इस तरह के सवाल कई उठे थे। अब मुझे लगता है कि यदि हम पशुपालकों को सहारा देने के लिए कुछ योजनाएं चलाते हैं तो उनमें कोई समस्या नहीं है, और लेकिन इसमें कई सवाल हैं ऐसे कि जैसे उसमें नगर निगम क्षेत्र में 10 या 15 हज़ार गायों के लिए बात कही गई है, तो वो उसका प्रबंधन क्या होगा? मध्य प्रदेश का ही जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले एक लोगों से सलाह मांगी थी कि जो काऊ वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके डिस्पोजल के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मेरी बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में कि उसके बारे में भी सरकार की क्या योजनाएं है या क्या कर रही है। तो जो आपने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गायों को जो लावारिस छोड़ देते हैं और सड़कों के ऊपर वो खड़ी होती हैं, और दूसरी समस्या जो बड़ी जो सिविक व्यवस्था में दिखाई पड़ती है नागरिक पूरे शहर में, वो ये कि भाई उसका जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल की क्या योजना है, उस पर क्या काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इस तंत्र से भी जोड़ना होगा जो गौवंश की उपयोगिता की तरफ हमें बढ़ाकर ले चले, और इसके लिए काफ़ी विचार मंथन की भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि आप ये देखें पहले तो कि जो दुग्ध उत्पाद हैं उनका सही और उचित मूल्य, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दीपावली के आसपास नकली मावा और नकली पनीर और इस तरह की चीज़ें चलती हैं,
इनको रोकने के लिए भी किस तरह से एक पॉजिटिव तरीका क्या हो सकता है, और कुछ इसमें इनोवेशंस भी चाहिए जो वेटरनरी एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों के साथ, कि हम कुछ इस तरह से बढ़ें कि एक हेल्दी लाइफ हो मवेशियों की और अधिक समय तक वो कृषि क्षेत्र और दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोगी हो। अवनीश जी, कांग्रेस ने भी इसको वेलकम ही किया है, लेकिन उसका ये मानना है कि कुछ चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए। कुछ और क्रिएटिव सजेशंस कांग्रेस के इसमें क्या हैं, और आलोचनात्मक पक्ष जो कांग्रेस फील करती है वो भी क्या है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने स्वयं कहा कि मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, उन्हें कोई नेगेटिव बात नहीं कही। लेकिन हम विपक्ष की राजनीति करते शरद जी, तो हमारे कंसर्न भी होते हैं, और हमने तो हमेशा गौवंश की जहाँ तक बात है, देखिए हम तो मानते हैं कि जीवन दायिनी है गौ माता, और आज से नहीं आदिकाल से हमेशा गौ माता की पूजा की गई। हमारे धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, पूरे देश के 140-50 करोड़ लोगों का सबकी आस्था है गौ माता में। लेकिन शरद जी क्या है कि सबसे बड़ी बात, गौ माता के ऊपर अगर सबसे पहले काम किसी सरकार ने किया तो हमें इस बात का गर्व है। लगभग बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में 20 साल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने ये घोषणाएं सुनी है। अगर काश इस बार मोहन यादव जी कह रहे ये बातें पूरी सही हो जाएं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप देखें 1000 उन्नत गौशालाएं जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में बनाई, वो शायद आज तक भाजपा की सरकार नहीं बना पाई। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो उसके गोबर को, गौवंश का जो गोबर था, उस जैसे आपने भी हल कहा ना कि उसको आर्थिक लाभ से जोड़ने की बात है सर जी, तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने करके दिखाया। लेकिन आप मुझे बताएं, मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है। आप देखें, पहले आप 2 रुपये पर डे देते थे चारे के लिए खाने, हमने उसको 20 किया। आप 15 साल उसके पहले नहीं कर पाए, हमने किया था। ठीक है, आज आप 40 करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जो आज आपने घोषणा की हम क्रेडिट कार्ड देंगे, सर जी सबसे पहले बताएं कि किसानों के क्रेडिट कार्डों के क्या हाल है। तो ठीक है, आपने घोषणा कर दी, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपका कि काश आप ऐसा करिए। लेकिन सर जी एक बहुत अच्छी बात आपने कही बीच में कि जो सड़कों पर गौ माता छोड़ दी जाती हैं, मतलब जब वो दूध नहीं दे रहे, उपयोगी नहीं है, तो जो मालिक होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए शरद जी। क्योंकि आप पता कर लें, जो IRDA है उसकी ये रिपोर्ट है कि 631% क्लेम ज़्यादा आए हैं पिछले साल की तुलना में। एक्सीडेंटल केस ज़्यादा है शरद जी, मतलब जो कि जानवरों के कारण जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब चाहे उसमें गौ माता मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रतिशत होगा। और सर जी मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 2024 में अब तक का आंकड़ा ये कहता है कि 59 लोगों की मौत जो है जानवर से टकराने में हुई है, उसमें 7 जो है महिलाएं शरद जी, और दुख इस बात का 19 लोग 25 साल से कम आयु के, मतलब युवा हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें अपनी जिम्मेदारी, तो ठीक है सरकार को जो गौ माता को पालता है उनकी भी जिम्मेदारी, उनके लिए भी आपको कानून बनाना पड़े। सर जी कहीं मत जाइए, हम बंसल न्यूज़ चैनल पर बैठे हैं, और बंसल चैनल का ही एक बहुत ही मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल में से एक है बंसल हॉस्पिटल। सर जी उसके सामने खड़े हो जाइए बस आप। एक भैंसों का एक ग्रुप है जो सालों से निकलता है सर जी, और रोज निकलता है, एक बार जाने में निकलता है, एक बार आने में निकलता है। और सर जी उसके कारण जो ट्रैफिक जाम लगता है, जो दुर्घटनाएं होती सर जी, ये आज तक नहीं सुधार पाए। वहाँ से पता नहीं कितने खास लोग निकले होंगे, मैंने सुना है वहीं राजेंद्र शुक्ला जी भी आगे ही रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम तो कहते हैं हमारे कांग्रेस के नेता भी वहाँ निवास करते रहे, लेकिन कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूँ सबसे पहले देखिए, अगर आप ये कानून बना रहे हैं अच्छी बात है, सबसे पहले इंतजामात करिए कि गौ माता सुरक्षित रहें। चाहे कांजी हाउस बंद करने वाली भी आपकी सरकार है, ऐसा भी कैसे आप भूल सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे कांजी हाउस बनाएं या उनके हाउस बनाएं या आप गौशालाएं बनाएं, सबसे पहले आप उनको सुरक्षित करिए। और जो पाल रहे हैं उनसे पूछिए आपके पास प्लान क्या है। जो खुद 1000 स्क्वायर फीट के मकान में रह रहा है वो कह रहा है मैं गाय पालूंगा सरज जी, तो कैसे पालेगा आप मुझे बताएं। या तो क्यों शहरी क्षेत्र में तो आप उनको पाल नहीं सकते। तो ये सारे जो भी पालने के इच्छुक हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उनका पूरा प्लान होना चाहिए, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में आप कैसे मैनेज करोगे। और सबसे पहले शहरी क्षेत्र में जितने भी भैंसों के गाय के तबेले हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए, उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें और कम से कम जो परेशानी होती है आमजन को वो ना हो। बाकी हाँ, जो मोहन यादव जी ने घोषणा की है, अगर आप उसका 50% भी कर गए, मोहन यादव जी हम आपके साथ हैं, स्वागत करते हैं। बिल्कुल आपकी बातें रचनात्मक हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ये सही बात है कि शहरों में आज भी दुग्ध उत्पादन के लिए छिपे हुए और कई बार बहुत सामने जो शहरी आबादी के अंदर ही हैं 15-20 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे कई गाय और भैंसों के तबेले हैं
जहाँ से दूध सप्लाई होती है और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों तक पहुँचती है। और ये भी एक कारण है कि इन सब चीज़ों पे रोक नहीं लगती है और वो हमारी तमाम प्रगतिशीलता पर सवाल खड़े करते हुए जब ये हुजूम मवेशियों का जुलूस की शक्ल में निकलता है सड़कों पर, तो बहुत चिंतनीय भी है हर दृष्टि से और हमारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुनी कांग्रेस की तरफ से पंकज बुंदेला साहब की बातें भी और जयप्रकाश जी की बात भी सुनी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनसे भी आप वाकिफ हैं। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर ये मोहन यादव सरकार का सबसे प्रशंसनीय यदि मैं कहूँ निर्णय है तो गलत नहीं है, गौ पालन के संदर्भ में। और पूरी जो गौ पालन की व्यवस्था शरद जी, उसको इकोनॉमी से कनेक्ट करने का जो सराहनीय काम मोहन यादव जी और सरकार ने किया, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार साधुवाद की पात्र है। अभी मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन शरद जी 9% है नेशनल मिल्क प्रोडक्शन में। उस कंट्रीब्यूशन को 11% बढ़ाकर 20% करने के लिए मोहन यादव सरकार ने नेशनल डेयरी फेडरेशन के साथ MOU साइन करा। मध्य प्रदेश के अभी 11,000 ऐसे गांव हैं जो उन्नत रूप से दूध उत्पादन में भागीदारी करते हैं। प्रयास है कि मध्य प्रदेश के 51,000 पूरे पूरे गांव इस सारी प्रक्रिया में संपन्न हो। और सारी कोशिश शरद जी इस बात की है कि जो गौ वंश है, जिसका एक एक अंश और एक एक वंश उपयोगी है शरद जी। हम जैविक खेती की बात कर रहे थे, क्या गोबर के बिना, गौमूत्र के बिना जैविक खेती संभव है? और गौमूत्र तो हमारे आयुर्वेद का पुराना औषधि का विकल्प है और आज भी कई जगह उसका औषधि के रूप में उपयोग किया था कि गौमूत्र का सेवन करें तो बहुत सारी व्याधियों से आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ा विषय शरद जी, गौ पालकों को क्रेडिट कार्ड का, जो जयप्रकाश जी ने कहा, बड़ा विषय है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आज देश प्रदेश का हर किसान निश्चिंत होकर 2, 2.5, 3 लाख जैसे उसकी क्षमता, उसका उपयोग करके इंतजार नहीं करता, किसी से कर्ज की चक्कर में नहीं आता। वैसे ही यदि क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था गौ पालकों के लिए हो जाएगी तो उनको दिक्कत नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए हर नगरीय निकाय को आर्थिक सहायता राज्य की सरकार देगी कि 5,000 से 15,000 की क्षमता की गौशाला बनाई जाए। और इस सबका मूल उद्देश्य शरद जी वही है कि गौ माता को कष्ट ना हो। और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ दिन आज, जिस दिन प्रभु श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया था, वो दिन और आज का दिन, यदि उस दिन पर आप एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और उस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं कि 20 रुपए का जो चारे का अनुदान था बढ़ाकर 40 किया जाएगा, जो 10 से अधिक गौवंश का पालन करेंगे उनके लिए अनुदान की राशि अधिक होगी, गौ कृषि पर तमाम प्रकार के चाहे 7 साल की सजा का प्रावधान हो या और सारे विषयों, उन पर सरकार काम कर रही है, जैविक खेती पर काम कर रही है। आप देखिए कि हमारे ग्वालियर में लाल ये तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक नज़रिया आप भी जानते हैं कि ये समय 2024 या इसके पहले भी ये यूटिलिटेरियनिज्म का समय है, उपयोगितावाद का समय है। आपको इसके साथ ही कृषि और जो वेटरनरी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उन्नत नस्लों का विकास करना होगा जो अधिक समय तक दूध दें। और इसी के साथ आपको ग्रामीण इकॉनमी में जो हमारे बैल हैं, जिन्हें हम श्रद्धा से नंदी कहते हैं और जिनके जन्म के बाद उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है कि ये किसी काम के नहीं हैं, उनकी उपयोगिता का भी कोई हमें एक मजबूत कारण और एक वजह ढूंढनी पड़ेगी। जैसे प्राचीन व्यवस्था में तेल निकालने के लिए या गुड़ बनाने के लिए इनका उपयोग होता था, अब हम ये भी नहीं कर सकते कि मशीनी और आधुनिक युग से फिर बैलगाड़ी युग में चले जाएं, लेकिन हमें कुछ एक डिजाइन वैज्ञानिक भी करना होगा। निश्चित तौर पर शरद जी, और सरकार के सारे प्रयास इसी दिशा में, इसलिए कहा कि वर्तमान समय काल परिस्थिति के आधार पर सरकार का श्रेष्ठ निर्णय है और जिस प्रयास की आवश्यकता थी इस समय के आधार पर सरकार ने किया। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में पिछली सरकारों ने, मध्य प्रदेश की सरकारें थी, बीजेपी की सरकारें, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, जिन्हें गौ अभ्यारण्य की बातचीत करी थी, चाहे सुसनेर का गौ अभ्यारण्य या बिंद का गौ अभ्यारण्य की बातचीत की जाए। आपने बैलों का उल्लेख किया जिनको हम नंदी कहते हैं, उनके कैस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस शरद जी बड़ा अमानवीय था। उस सारे प्रोसेस को मानवीय स्तर पर इस वैज्ञानिक पद्धति से किया कि वो प्रक्रिया सारी दर्द रहित हो गई कि उस पशुधन को पीड़ा ना हो। तो ये तमाम सारी की सारी कोशिश है जिन पर सरकार काम कर रही है। गौ पालकों का अनुदान बढ़ाने की बात की जाए और जो केंद्र की सरकार है शरद जी, उसका भी प्रयास है कि पूरे देश में गौ माता को लेकर एक वातावरण बने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शरद जी हमारे डे वन से एजेंडा में कि हम तो सनातन संस्कृति के संरक्षण को अपना नैतिक दायित्व मानते हैं, राजनीति अपनी जगह, तो उसमें गौ माता की पूजा आराधना और गौ संरक्षण
भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जी। सरकारों का नैतिक दायित्व है। और हमको प्रसन्नता है शरद जी जी। कि गौ माता की कृपा से भगवान बुंदेला श्री साहब, कृष्ण के कोई आशीर्वाद कोई से कमेंट हम आपका, उसको वक्त पूरा कम कर है रहे मेरे हैं। पास। सर जी। मैं इतना कहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आस्था अपनी जगह, आपने विज्ञान को भी जोड़ा सर बीच में, ये हकीकत बात है। देखिए गौ माता निश्चित तौर पर जीवन दायिनी है, पहले नदियों को गौवंश को जीवन दायिनी, चूंकि कारण ये है सर जी कि पहले वो वनस्पति खाती थी, आज की तारीख में शहर में गंदगी खा रही हैं, पॉलिथीन खा रही हैं। तो अब अगर हम कहें कि गोमूत्र उसका लाभदायक है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान से पंकज जी बहुत पढ़े लिखे हैं, विज्ञान अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, दोनों को हम मिक्स ना करें। देखिए हमें सबसे पहले इंतजामात करने पड़ेंगे कि सबसे पहले गौवंश सड़कों पर ना आए। ये जो आपको शहर कैटल फ्री बनाना होंगे, क्योंकि इससे जो दुर्घटना हो रही, सोची मैं तो 19 जो मारे गए हैं जो युवा सर जी, उसमें 2 को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, एक इकलौता बच्चा था। आता हूँ आपकी तरफ। जयप्रकाश जी से एक छोटा, जयप्रकाश जी एक कहीं डिजाइन तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की चुनौती नहीं है, ये समाज की भी चुनौती है, क्योंकि वो बहुत लापरवाही से, बहुत उपयोगितावाद के गणित पे ऐसे पशुओं को, मवेशियों को छोड़ देता है। वो हमें कुछ समाज से भी कंट्रीब्यूशन लेना होगा कि शहर के आसपास 25-30 किलोमीटर के दायरे में ऐसी वैज्ञानिक तरीके से डिज़ाइन गौशालाएं हों जो समाज के अनुदान पर चलें, उद्योगपति मदद करें, संपन्न लोग मदद करें, और वहाँ बहुत अच्छी कंडीशन, हेल्दी कंडीशंस हो, क्योंकि बहुत अमानवीय स्थिति है गौशालाओं की। आपने भी देखा है कई बार वहाँ जिस तरह की गायों की हम देखते हैं हालत, बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। हाँ, कई हम तो लगातार रिपोर्ट्स देखते ही आते हैं, मीडिया में आती भी हैं, और कोविड के दौरान तो काफ़ी रिपोर्ट्स आई, और कई गौशालाओं में तो दोबारा किसी ने पलट के नहीं झांका, ऐसी भी खबरें हमने देखी हैं। तो ये है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, पर मैं इसको एक होलिस्टिक, जो आप कह रहे थे कि एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, कि हर पहलू पर उसका एक पूरा वैज्ञानिक नज़रिए से उसका अध्ययन होना चाहिए कि अगर आप शहर में इसको अलाउ करते हैं तो फिर शहर के ऊपर इसके क्या इम्पेक्ट आने वाले हैं, इसकी ट्रैफिक व्यवस्था पर या दूसरे अन्य पॉल्यूशन पर, आसपास के इलाके में जो रहवासी इलाके हैं उनके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट आने वाला है। ये सारे सब मसलों को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की एक व्यवस्था पूरी पॉलिसी में होना चाहिए, और इसका बिल्कुल गवर्नमेंट जो चीज़ कर सकती है, गवर्नेंस के लेवल पर जो किया जा सकता है, वो सबसे अहम चीज़ है। पंकज जी सिर्फ 10 सेकंड है मेरे पास। जी 10 सेकंड जी, शहरी क्षेत्रों के लिए तो सिविक बॉडीज को एम्पावर किया जा रहा है कि गौ माता केटल पाउंड यानी कांजी हाउस में नहीं रहेगी, गौ माता गौशाला में रहेगी। 5,000 से 15,000 20,000 की क्षमता गौशाला बनाएंगे। वो इसलिए किया कि ग्रामीण क्षेत्र में तो पालन की बात है, और शहरी क्षेत्र में संरक्षण की आवश्यकता है, उनको उस स्थिति में लाने की आवश्यकता है कि जब उनको सड़क पर आना पड़े, उसी दिशा में प्रयास करिए। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये देखना पड़ेगा, जिस तरह से हम मनुष्य की आबादी की गणना करते हैं, मुझे लगता है कि मवेशियों की और स्ट्रे डॉग्स जिस तरह से वो भी एक चुनौती बने हैं रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि समाज का व्यवहार मवेशियों के साथ भी और स्ट्रे डॉग्स के साथ भी बदल गया है। पहले उन्हें घरों से खाना मिलता था, प्यार मिलता था, अफेक्शन मिलता था, तो ये चुनौतियां बड़ी नहीं होती थी। लेकिन अब ये चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि खाना नहीं है, पॉलीथीन खा रही हैं गायें या गौवंश, अखबार खा रहे हैं, और बहुत मुसीबत है। फिर भी अब काफ़ी जागरूकता आई है तो ये घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हर साल मानसून के पहले आप एक सर्वे करें और एक मुहिम चलाएं कि गौवंश के मवेशियों को आप एक अच्छी जगह 3-4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ही रख सकें आप, तो सड़कों पर न सिर्फ उनकी प्राण रक्षा होगी बल्कि मनुष्य की भी जान आप बचा पाएंगे। इसको एक होलिस्टिक नज़रिए से, जैसा जयप्रकाश जी कह रहे थे, आप सिर्फ इसको भावना से नहीं देख सकते, स्नेह से नहीं देख सकते, आपको एक वैज्ञानिक नज़रिया रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ मनुष्य के लिए ही अभी बुनियादी सुविधाएं बहुत बड़ी चुनौती हैं, वहाँ मवेशियों के लिए सुविधाओं की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो हमको बहुत वैज्ञानिक नज़रिए की ज़रूरत है, और समाज को आगे लाना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाकर आप इससे जूझ पाएंगे आगे।